नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनी में स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है पवित्र ईर्ष्या। इस कहानी की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से एक छोटा सा विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। विमला अपने बगीचे में माली के साथ तरह तरह के फूल और पत्तियों को पहचान रही थी और उन्हीं के साथ खेल रही थी, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए उसके कोई सगे भाई बहन न थे। आज राखी का त्योहार था, 12 महीने का एक खास दिन। सभी बच्चे अपने घरों में खेल कूद रहे थे। इस चहल पहल में किसी को आज विमला की याद न रही। इसी वजह से वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अचानक उसकी दृष्टि सड़क पर हरी हरी साड़ियों से सजी हुई कुछ स्त्रियों और बालिकाओं पर पड़ी, जिनके हाथों में चांदी के समान चमकती हुई थालियों में फूल माला, फल फूल और नारियल के साथ रंग बिरंगी राखियां चमचमा रही थीं। उसी समुदाय में विमला की सखी चुन्नी भी थी। चुन्नी को देखकर विमला चुप न रह सकी और कौतुकवश वह पुकार उठी, इतनी सज सजा करके कहाँ जा रही हो चुन्नी? यह थाली में क्या लिए जा रही हो जो चमक रहा है? चुन्नी विमला की अनभिज्ञता पर हंस पड़ी, बोली, इतना भी नहीं जानती हो विन्नो? आज राखी है ना? हम लोग भगवान जी के मंदिर में पूजा करने जा रही हैं। वहां से लौटकर राखी बांधेंगी। किसे राखी बांधोगी? विमला ने उत्सुकता से पूछा। इस प्रश्न पर सब खिलखिला करके हंस पड़ी। विमला शर्मा गई। चुन्नी विमला की सहेली थी। अपनी सखी के ऊपर इस प्रकार का सबका हंसना उसे बिल्कुल भी अच्छा न लगा। वह विमला के पास आकर बोली, विन्नो, अभी हम लोग भगवान जी की पूजा करके उन्हें राखी बांधेंगी, फिर आकर अपने अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। तुम भी चलो ना हमारे साथ। विन्नो कहती है, पर मैंने तो अभी अम्मा जी से पूछा ही नहीं। इस पर चुन्नी कहती है, माँ से पूछकर मंदिर में आ जाना, और वह वहां से चली जाती है। विमला अपने हृदय में राखी बांधने की प्रबल उत्कंठा लिए हुए बड़े उत्साह से माँ के पास गई। उसकी माँ कमला बैठी कुछ पकवान बना रही थी। वह 9 बरस की बालिका घर में बिल्कुल अकेली होने के कारण अब भी नीरी बालिका थी। वह माँ के गले में दोनों बाहें डालकर पीठ पर झूल कर बोली, मैं भी राखी बांधूंगी माँ। माँ ने कुछ उदासी से पूछा, तुम किसे राखी बांधोगी बेटी? तुम जिसे कह दो माँ। विमला ने बड़े ही सरल भाव में कह दिया, किंतु माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ क्षणों के बाद अपने आप को संभालते हुए कमला ने कहा, तेरी किस्मत में राखी बांधना लिखा ही होता तो क्या 4 भाइयों में एक भी न रहता? राखी का नाम लेकर जला मत बेटी, चुप हो जाओ। माँ के आंसुओं से विमला सहम गई। कहाँ के और किसके 4 भाई, वह कुछ समझ न सकी। हाँ, वह इतना ही समझी कि राखी के नाम से माँ को बहुत दुख होता है, इसलिए राखी का नाम अब वह माँ के सामने कभी न लेगी। पर राखी बांधने की अपनी उत्कंठा को वह दबा न सकी। किसे राखी बांधे और कैसे बांधे, इसी उधेड़-बुन में वह फिर बगीचे की ओर चली गई। फाटक के नजदीक चुपचाप बैठकर वह गीली मिट्टी के लड्डू, पेड़ा, गुजिया और तरह तरह के पकवान बनाने लगी। किंतु राखी की समस्या अभी भी ज्यों की त्यों थी। उसी समय रोली टीका लगाए, फूलों की माला पहने और हाथों में चमचमाती हुई राखी को बांधे हुए उसके पास अखिलेश आया। वह अपने वैभव विमला को दिखलाने आया था, क्योंकि विमला और उसमें मित्रता होने के साथ साथ सदा इस बात की लाग डांट रहती थी
कि कौन किससे किस बात में बढ़ा चढ़ा है। दोनों सदा इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि हम तुमसे किसी बात में कम नहीं हैं। विमला पकवान बनाने में इतनी तल्लीन थी कि अखिलेश का आना उससे मालूम ही न हो सका। ये कोई और दिन होता तो शायद विमला के इस प्रकार चुप रह जाने पर अखिलेश भी वहां से तुरंत चला जाता, परंतु आज तो उसे विमला को अपनी राखियां दिखलानी थी। उस पर यह प्रकट करना था कि देखो विमला, मुझे जो सम्मान प्राप्त है वह तुम्हें नहीं है। इसलिए उसने विमला को फिर से छेड़ा और कहने लगा, विन्नो, यह तुम्हारी मिट्टी के लड्डू कौन खाएगा जो तुम इतने ढेर सारे बनाए जा रही हो। विमला के हाथ का लड्डू गिरकर टूट गया। उसने तुरंत अखिलेश की तरफ देखा और अखिलेश ने सरगर्व दृष्टि से अपने हाथों को देखा जिन पर राखी चमक रही थी। विमला अपने पकवानों को भूल गई। फिर वही राखियां उसके दिमाग में झूलने लगी। अखिलेश के पास खड़ी होकर हाथ में मिट्टी झाड़ती हुई बोली, तुम्हें किसने राखी बांधी है अखिलेश? चुन्नी ने बांधी है और मैंने उसे 1 रुपया भी दिया है, समझी? अखिलेश ने कहा। कुछ क्षणों तक न जाने क्या सोचकर विमला बोली, तो तुम मुझसे राखी बंधवा लो। अखिल भैया, मुझे रुपया ना देकर अठन्नी ही दे देना। नहीं भाई, अठन्नी की बात तो झूठी है। मेरे पास 51 है, वह मैं तुम्हें दे दूंगा। पर क्या तुम्हारे पास राखी है? अखिल ने पूछा। विमला कुछ सोचती हुई बोली, राखी तो नहीं है, कौन लाके देगा मुझे? तभी अखिलेश ने कहा, तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं राखी ला दूंगा, वह कोई बड़ी बात नहीं है। पर विन्नो, राखी अकेले नहीं बांधी जाती है। राखी बांधने के बाद फल, मेवा और मिठाई भी तो दी जाती है। वह तुम कहाँ से लाओगी? मिठाई तो मैं माँ से मांग लूंगी और कुछ नींबू बगीचे से तोड़ लूंगी। पर पैसे तो मेरे पास 2 ही हैं, उसमें राखी आ जाएगी क्या? विमला ने पूछा। अखिलेश ने कहा, 2 पैसे में राखी और मिठाई दोनों ला दूंगा। विन्नो, अब तुम माँ से मिठाई भी ना मांगो तो भी काम चल जाएगा। विमला चाहती भी यही थी कि किसी प्रकार चुपचाप राखी बन जाए और माँ ना जान पाए। जब उसे मालूम हुआ कि 2 पैसे में राखी और मिठाई दोनों ही आ जाएंगी तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उधर अखिल राखी लेने गया, इधर विमला फूलों की एक माला तैयार करने लगी। एक नन्ही सी थाली में जरा सी रोली और अक्षत रखकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उसे अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। अखिल 1.5 पैसे की मिठाई और धेले की एक राखी लेकर कुछ ही देर में आ गया। माली के घर से जरा सा मीठा तेल मांगकर एक मिट्टी का दिया जलाया गया और वहीं गौधुली की पवित्र बेला में एक अबोध बालिका ने एक बालक को 2 पैसे से सदा के लिए भाई के रूप में बांध लिया। तिलक लगाकर अक्षत छिड़ककर विमला ने अखिल को राखी बांधी, फूलों की माला पहनकर उसे मिठाई भी खिला दी और अखिल ने उसी समय विमला के हाथ पर 51 रखकर उसके पैर छू लिए। पैर छूकर वह ज्यों ही ऊपर उठा, सामने विमला की माँ खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि अखिलेश के साथ का ही उनका भी एक बच्चा था। यदि आज वह होता तो वह भी 12 साल का होता। सहसा माँ को सामने देखकर विमला कुछ संकोच में पड़ गई। 51 को मुट्ठी में दबाकर वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। अखिल 2 कदम आगे बढ़कर बोला, चाची, बिन्नू ने मुझे राखी बांधी है और मैंने उसे 51 भी दी है। अब यह मेरी भी बहन हो गई है ना चाची? माँ ने अखिल को पकड़कर प्यार से हृदय से लगाते हुए गदगद कंठ से कहा, हाँ, तू हो गया है मेरा बेटा अखिल। अखिलेश ने विमला की माँ की बात सुनी या नहीं, किंतु यह अपनी एक बहन के कारण बहुत ही परेशान रहता था। वह उससे सदा ही लड़ती थी। वह कुछ चिंतित सा होकर बोला, चाची, चुन्नी तो मुझसे बहुत लड़ा करती है। बिन्नो भी मेरी बहन हो गई है, क्या यह भी मुझसे लड़ेगी? तभी कमला ने कहा, नहीं रे पगले, सब बहनें थोड़ी ना लड़ा करती हैं। और दोनों बच्चों को लेकर वह घर के अंदर चली गई। उस दिन से अखिल के 2 घर हो गए। 2 घरों में से उसे माता की ममता
पिता का दुलार और बहन का स्नेह मिला करता। इस खिलवाड़ को करते हुए प्राय 8 साल बीत गए। विमला अब 17 साल की युवती थी। विमला और अखिलेश दोनों सगे भाई बहन से किसी बात में कम न थे और अब भी हर साल विमला बड़ी धूमधाम से अखिलेश को राखी बांधा करती थी। चुन्नी सगी बहन होकर भी अखिलेश के हृदय में वह स्थान न बना सकी थी जो विमला ने अपने सरल और विनम्र स्वभाव के कारण बना लिया था। विमला सी बहन पर अखिलेश को उसी प्रकार गर्व था जिस प्रकार विमला को अखिलेश के समान सुशील, तेजस्वी और मनस्वी भाई के पाने पर था। बीए की परीक्षा में यूनिवर्सिटी भर में फर्स्ट आ जाने के कारण अखिलेश को विदेश जाकर विशेष अध्ययन के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिली और उसे 2 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। विदेश जाने के 1.5 साल बाद ही अखिलेश को लाल लिफाफे में विमला के विवाह का निमंत्रण मिला। विमला के विवाह के समाचार से वह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु वह विवाह में सम्मिलित न हो सका। इससे उसे कुछ दुख भी था। विमला अपने माता पिता की अंतिम संतान थी। उससे बड़े उसके 4 भाई और 2 बहनें थीं। 3 साल के हो करके वे नहीं रहे। न जाने कितने टोटके, पूजा पाठ और जप तप के बाद वह इस लड़की को किसी प्रकार बचा सके थे। नई सभ्यता की पक्षपातिनी होने पर भी संतान के लिए विमला की माँ जिसने जो कुछ बतलाया वही किया। विमला के गले में किसी महात्मा की बताई हुई एक ताबीज अब तक पड़ी थी। तात्पर्य यह है कि वह माता पिता दोनों की ही बहुत दुलारी थी। 15वें वर्ष में पैर रखते ही माँ को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। पर बाबू अनंतराम कुछ लापरवाह से थे। विवाह का ध्यान आते ही वे सोचते, एक ही तो लड़की है, वह भी चली जाएगी तो घर तो जंगल हो जाएगा। जितने दिन विवाह टले उतने ही दिन अच्छा है। इसी से वे कुछ बेफिक्र से रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें विमला के योग्य कोई वर भी न मिलता था। वर अच्छा मिलता तो घर मन का ना होता और घर अच्छा मिलता तो वर में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती जिससे वह विवाह करने में कुछ हिचकिचाते थे। उनके मकान से कुछ ही दूर पर गंगा अपनी निर्मल धारा में तेजी से बहा करती थी। प्रायः वहां के सब लोग रोज गंगा में ही स्नान किया करते थे। विमला भी अपनी माँ के साथ रोज गंगा नहाने जाती थी। एक दिन प्रातःकाल दोनों माँ बेटी नहाने गई थीं। अचानक विमला का पैर फिसला और वह बह चली। माँ पुत्री को बचाने के लिए आगे बढ़ी, किंतु बचाना तो दूर वह स्वयं भी बहने लगी। घाट पर किसी व्यक्ति की भी नजर उन दोनों पर न पड़ी, इसलिए दोनों माँ बेटी बहती हुई पुल के नजदीक पहुंच गईं। पुल के ऊपर से कुछ कॉलेज के विद्यार्थी घूमने निकले थे। एक की नजर इन असहाय स्त्रियों पर पड़ी। वह फौरन कूद पड़ा। बहुत अच्छा तैराक होने के कारण अपने ही बाहुबल पर वह दोनों माँ बेटी को बाहर निकाल लाया। उसकी सहायता के लिए दूसरे विद्यार्थी भी घाट पर आ गए थे। कोई डॉक्टर के लिए दौड़ा और कोई गाड़ी के लिए। कुछ देर में माँ को तो होश आ गया, पर विमला अभी भी स्वस्थ न हुई। इसी बीच अनंतराम जी के पास भी खबर पहुंची। वे भी दौड़ते हुए आए। कमला और विमला अभी तक नहाकर वापस न गई थीं। उन्हें रह रह करके आशंका हो रही थी कि कहीं वे ही न हों। घाट पर पहुंचकर देखा तो आशंका सत्य निकली। गाड़ी पर कमला और विमला को बैठाकर वे घर आए। वे अपने उपकारी उस विद्यार्थी को भी न भूले जिसने उनकी स्त्री और कन्या को डूबने से बचाया था। अनंतराम जी के आग्रह से विनोद को भी उनके घर तक आना पड़ा। विमला कई दिनों तक बीमार रही। विनोद प्रायः रोज उसे देखने आता रहा। इस बीच में अनंतराम ने विनोद का सब हाल मालूम कर लिया और उन्होंने विनोद को सब प्रकार से विमला के योग्य समझा। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने घर बैठे विमला के लिए योग्य पात्र भेज दिया था। विनोद बसंतपुर का निवासी था और यहाँ कॉलेज में एमए का फाइनल में इसी साल बैठने वाला था। परिवार में पिता को छोड़कर और कोई न था। पिता डिप्टी कलेक्टर और बसंतपुर के प्रसिद्ध रईस थे। विनोद स्वयं ही बहुत सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी और मनस्वी नवयुवक था।
वह विमला को देखने आता था अवश्य, पर जब तक अनंतराम जी स्वयं उसे अपने साथ लेकर भीतर न जाते, वह कभी भी अंदर न जाता। उसके इस व्यवहार और अध्ययनशीलता तथा उसकी विद्या और बुद्धि पर अनंतराम और उनकी स्त्री दोनों ही मुग्ध थे। इसलिए अपनी प्यारी पुत्री को उन्होंने विनोद को सौंप दिया। विनोद भी विमला के शील भाव पर मुग्ध था। इसके पहले उसने विवाह की तरफ सदा ही अनिच्छा ही प्रकट की थी, किंतु विमला के साथ जो विवाह का प्रस्ताव हुआ तो उसे वह टाल ना सका, प्रसन्नता से स्वीकार ही किया। विनोद विमला को इतना अधिक चाहते थे कि विवाह के बाद वह 2-3 महीने तक माँ के घर वापस न आ सकी। विनोद उसे रोकते न थे, पर विमला जानती थी कि उसके जाने के बाद उन्हें कितना बुरा लगेगा। माता पिता से मिलने के लिए कभी कभी वह बहुत विकल हो जाती। उसकी इस विकलता से विनोद को बहुत ही दुख हुआ करता था, किंतु वह विमला का क्षणिक वियोग भी सहन नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उसने अपने मित्रों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। उसका अधिकांश समय उनके शयनगार में ही बीतता था। वहीं वह पढ़ते लिखते और विमला उन्हीं की आंखों के सामने रहती। विवाह के 3 महीने बाद विनोद के पिता की बदली उसी शहर में हो गई जहां विमला का मैका था। विमला और विनोद दोनों ही इससे प्रसन्न हुए। अब विमला को माता पिता से मिलने की भी सुविधा हो गई और विनोद का भी साथ न छूटता था। इसी प्रकार एक दिन विनोद के साथ विमला अपनी माँ के घर आई। विमला तो अंदर चली गई। विनोद वहीं हॉल में आई चटाइयों को देखने लगे। एक पत्र विदेश से आया था। लिखावट उसके मित्र और सहपाठी अखिलेश की थी। पत्र था विमला के लिए। विनोद ने उत्सुकता से पत्र खोला, जिसमें लिखा था, प्यारी विन्नू, अब तो तुम्हारे पत्र के लिए बड़ा ही लंबा इंतजार करना पड़ता है। क्या तुम्हें पत्र लिखने तक का भी समय नहीं मिलता? अपने नए साथी के कारण कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो? यदि ऐसा है तो भाई ये मेरे साथ बड़ा ही अन्याय होगा। पत्रों का उत्तर तो कम से कम दे दिया करो। चाची को मेरा प्रणाम कहना और अब से पत्र देर से ना लिखना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। समझी? तुम्हारा अखिलेश। पत्र पढ़कर विनोद स्तंभित से रह गए। वह समझ ना सके कि कब और कैसे अखिलेश की विमला से पहचान हो गई। 2 साल पहले और 7 साल तक अखिलेश ने उन्हीं के साथ पढ़ाई की थी। उसने कभी भी विमला का जिक्र उनसे नहीं किया था और न ही विवाह के बाद आज तक विमला ने ही कुछ अखिलेश के बारे में बताया। और अब पत्र आते हैं तो विमला के मैके के पते से आते हैं। पत्र की भाषा तो यही प्रकट करती है जैसे दोनों बहुत दिनों से बहुत घनिष्ठ मित्र के रूप में रहे हैं। वे गहरी चिंता में डूब गए। आज पहली बार विमला उन्हें कुछ दोषी सी जान पड़ी। उसे विनोद से अखिलेश के विषय में सब कुछ कह देना चाहिए था। अखिलेश के प्रति भी आज विनोद के हृदय में एक प्रकार की ईर्ष्या जनित भाव जागृत हुए। फिर पत्र पढ़ने के बाद वे अंदर ना जा सके। पत्र को जेब में रखकर चुपचाप अपने घर की ओर चले गए। विमला ने विनोद की कुछ देर तक प्रतीक्षा की। जब वे अंदर न आए तब उसने आकर बैठक में देखा। वहां भी उन्हें ना पाकर वह समझी कहीं गए होंगे, किंतु जब 2 घंटे तक विनोद न लौटे तो वह घबरा गई और अपनी माँ की कार में बैठकर ससुराल आ गई। A reserved lover makes a suspicious husband। ये कहावत पूरी तरह विनोद पर सत्य साबित होती है। वे विमला को जितना ही अधिक प्यार करते थे, उतना ही उन्हें उस पर संदेह भी होता था। नौकर चाकर से भी विमला का बात करना उन्हें अच्छा न लगता था। वे विमला पर अपना एक छत्र अधिकार चाहते थे। वे तो कदाचित यहाँ तक चाहते थे कि विमला को किसी प्रकार बहुत ही छोटे आकार में परिवर्तित करके वे अपनी पॉकेट में रख लें, जिसमें वही केवल विमला को देख सकें, वहां तक और किसी की भी पहुंच ना हो सके।
विमला जब घर आई तब वे अपने खाट पर लेटे हुए थे। उन्होंने जानबूझकर अखिलेश की एक फोटो निकालकर अपनी चारपाई पर रख ली थी। विमला ने पहुंचकर पति का चेहरा देखा। देखते ही पहचान लिया कि इन्हें किसी प्रकार का मानसिक क्लेश हो रहा है। वह उनके पास पहुंचकर खाट पर बैठ गई। बैठते ही उसकी दृष्टि अखिलेश की फोटो पर पड़ी। कुछ हर्ष और कौतूहल से पति की उदासी का कारण पूछना तो भूल गई। अखिलेश का चित्र उठाकर फौरन पूछ बैठी, यह फोटो तो अखिलेश का है, यहाँ कैसे आया? तुम इन्हें जानते हो क्या? जानता हूँ, कहते विनोद ने करवट फेर ली। विमला की तरफ पीठ और दीवार की तरफ मुंह करके वे अपनी वेदना को चुपचाप पीने लगे। विमला ने फिर पूछा, तुम इन्हें जानते हो तो अभी तक तुमने मुझसे इनके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? विनोद ने कोई उत्तर ना दिया। इसके बाद विमला को फिर कुछ पूछने का साहस न हुआ। वह वहीं एक तरफ विनोद के पैरों को सहलाने लगी। विनोद ने अपने पैरों को जोर से खींच लिया। विमला समझ गई कि नाराजगी उसी पर है। वह विनोद के स्वभाव को इतने दिनों से बहुत अच्छी तरह से जान गई थी। विनोद जो उस पर पग पग संदेह करते थे, उससे भी वह छिपाना था। किंतु विनोद का हृदय कितना सच्चा, कितना गंभीर और कितना उदार है, यह भी वह भली भांति जानती थी। पति का संदेह मिटाने के लिए वह विनम्र स्वर में बोली, देखो, किसी तरह का संदेह ना करना। अखिलेश मेरा भाई है, समझे? सब समझ लिया, विनोद ने रुखाई से उत्तर दिया। विमला ने फिर अपने उसी विनम्र स्वर से पूछा, तो तुम वहां से चुपचाप मुझे छोड़कर क्यों चले आए थे? चला आया मेरी खुशी से। तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहता था, फिर भी तुम क्यों चली आई? 2-3 दिन माँ के साथ ही रह लेती, विनोद ने तीव्र स्वर में कहा। कहने का तो विनोद यह बात कह गए, किंतु इस 2 ही घंटे में उनके हृदय की जो हालत हुई थी वह ही जानते थे। कई बार स्वयं जाने के लिए उठे, फिर आत्माभिमान के कारण न जा सके। नौकर को तांगा लेकर भेज ही रहे थे कि विमला वहां आ पहुंची थी। विमला के आने से पहले ही वह उसके लिए बहुत ही विकल हो रहे थे, किंतु उसके आते ही वे बड़े अजीब ढंग से उससे पेश आने लगे। विमला यह समझती थी, इसलिए उसे हंसी भी आ रही थी, परंतु फिर भी अपनी हंसी को दबाते हुए वह बोली, तो तुम मुझसे कह के आते कि तुम यहाँ 2-3 दिन रह सकती हो, तो मैं रह जाती। अम्मा तो कह ही रही थी, कहो तो अब चली जाऊं? हाँ हाँ चली जाना, विनोद ने मुंह से तो कह दिया, लेकिन हृदय कहता था कि खबरदार, अगर यहाँ से हिली भी तो ठीक ना होगा। विमला बोली, अच्छा बाबूजी कचहरी से लौटेंगे तो उन्हीं की कार में चली जाऊंगी। किंतु बाबूजी के कचहरी से लौटने के पहले ही दोनों का मेल हो गया। विमला को फिर माँ के घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद विनोद को विमला ने अपने और अखिलेश के संबंध में सब कुछ बतला दिया। उसी दिन विमला को यह भी मालूम हुआ कि अखिलेश विनोद का सहपाठी था और वे दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। यह जानकर भी कि अखिलेश विमला का राखी भाई है, न जाने क्यों विनोद का अखिलेश के प्रति विमला का स्नेह भाव सहन न हो पाता था। साथ ही साथ वह अखिलेश का अपमान भी न सह सकते थे, क्योंकि वह अखिलेश को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। आषाढ़ का महीना था और इसी महीने में अखिलेश विदेश से लौटकर आने वाले थे। एक दिन विमला की माँ ने विमला से कहला भेजा कि आज शाम की ट्रेन से अखिलेश लौटेंगे, स्टेशन चलने के लिए तैयार रहना, मैं कार भेज दूंगी। विनोद कहीं बाहर गए थे। लौटने के बाद जलपान करके बैठे तो विमला ने उनसे कहा, आज अखिलेश भैया आएंगे, स्टेशन चलने के लिए तैयार रहना, अम्मा कार भेज देंगी। मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं स्टेशन जाऊंगा? तो तुम मुझसे तैयार रहने के लिए क्यों कह रही हो? मेरे पास ना अखिलेश ने सूचना भेजी और ना ही मैं जाऊंगा। तुम्हारे पास सूचना आई है तो तुम ही चली जाना, विनोद ने कहा और अपना कोट उठाकर फिर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें रोकती हुई विमला ने फिर विनम्र स्वर में कहा, सूचना नहीं भी आई है तो चलने में क्या हर्ज है, तुम्हारे मित्र ही तो हैं। चलने में क्या हुआ, इसका मैं उत्तर नहीं दे सकता।
नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्या ये काफी नहीं है? कहते हुए विनोद फिर आगे बढ़ गए। विमला ने उनका कोट पकड़ लिया, बोली, तुम नहीं जाओगे तो सब लोग बुरा मानेंगे। चलो, हम लोग स्टेशन से अपने घर ही आ जाएंगे, उनके घर नहीं जाएंगे बस। विनोद ने चिढ़कर कहा, क्यों सिर खाए जा रही हो विन्नू? एक बार कह तो दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा भाई है तो तुम खुशी से जाओ, मैंने तो तुम्हें रोका नहीं। तुम ना जाना चाहती हो तो तुम्हें जाने के लिए मैं विवश भी नहीं करता। फिर तुम ही क्यों चलने के लिए मुझ पर इतना दबाव डाल रही हो? कहते हुए कोट छुड़वाकर विनोद चल दिए। विमला चुप हो गई। उसने आज ही अनुभव किया कि विवाह के बाद स्त्री कितनी पराधीन हो जाती है। उसे पति की इच्छाओं के सामने अपनी इच्छाओं और मनोवृत्तियों का किस प्रकार दमन करना पड़ता है। वह जानती थी कि विनोद बार बार जाने के लिए कहते तो जरूर हैं, पर यदि वह सचमुच चली जाएगी तो उन्हें कितनी मानसिक वेदना हो, उसके जाने का परिणाम कितना भयंकर होगा। नियत समय पर कार आई, पर विमला उतरकर नीचे भी न गई। ऊपर से ही दासी के द्वारा कहला भेजा कि सिर में बहुत दर्द है, इसलिए वह स्टेशन नहीं जा सकेगी। स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले अखिलेश ने विमला के विषय में पूछा और उसे अस्वस्थ जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। सबसे मिलजुल कर वह स्टेशन से सीधे विमला के घर आए। विमला स्टेशन न गई थी, फिर भी उसे पूर्ण विश्वास था कि उसे स्टेशन पर न पाकर अखिलेश सीधे उससे मिलने आएंगे। इसलिए वह अपनी छज्जे पर से उत्सुक आंखों से कार की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपनी माँ की कार दूर से ही देख ली और दौड़कर नीचे आ गई। उसे याद न रहा कि वह सर दर्द का बहाना करके ही स्टेशन नहीं जा सकी है। विमला ने देखा कि विनोद और अखिलेश साथ ही कार से उतरे हैं। उनकी माँ उन्हें छोड़कर बाहर से ही चली गई। वह पुरानी प्रथा के अनुसार बेटी के घर जाना अनुचित समझती थी। विमला उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उसे देखते ही अखिलेश ने स्नेहित स्वर में उससे पूछा, कैसी दुबली हो गई हो विन्नू? क्या बहुत दिनों से बीमार हो? देखो, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम बीमार न रह पाओगी। विमला हंस पड़ी, बोली, अखिल भैया, तुम्हें तो सदा मैं दुबली ही लगा करती हूँ, पर तुम कितने दुबले हो गए हो। तुम्हारा स्वास्थ्य भी तो बहुत अच्छा नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार बहुत सी आवश्यक अनावश्यक बातों के बाद अखिल ने विनोद की पीठ पर एक हल्का सा हाथ का धक्का देते हुए कहा, और क्यों रे पाजी, मुझसे बिना पूछे तुझे मेरे बहनोई बनने का दुस्साहस कैसे हो गया? विनोद हंसता हंसता बोला, अखिल यार, इतने दिनों तक विदेश में रहकर तुम नीरे ही बुद्धू रहे, कहीं ऐसी बातें भी किसी से पूछ कर की जाती हैं? अखिल हंस पड़ा। रात अधिक हो चुकी थी, इसलिए वह घर जाने के लिए उठे। विमला ने उनसे जाते समय पूछा, अब कब आओगे अखिल भैया? तुम जब कह दो विन्नू, अखिल ने उत्तर दिया। विमला ने उनसे दूसरे दिन फिर आने के लिए कहा। इसके बाद अखिल अपने घर गए। विनोद को विमला का अखिलेश के प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित करना, इस प्रकार अनुरोध से बुलाना अच्छा नहीं लगा। वे बोले तो कुछ नहीं, पर उनकी प्रसन्नता उदासी में परिवर्तित हो गई। उनके कुछ न करने पर भी उनकी भाव भंगिमा और व्यवहार से विमला समझ गई कि विनोद को कुछ बुरा लगा है। विनोद ने विमला के बहुत आग्रह करने पर अपने हृदय के सब भाव उससे साफ साफ कह दिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विमला का अखिलेश के प्रति इतना अधिक स्नेह भाव संदेहात्मक जान पड़ता है। विमला ने अपने प्रयत्न भर उनके संदेह को दूर करने की कोशिश की और अंत में उन्हें यहाँ तक आश्वासन दे दिया कि यदि विनोद न चाहेंगे तो विमला अखिलेश से कभी नहीं मिलेगी। किंतु इतने वर्षों का संबंध कुछ घंटों में ही तोड़ देना बहुत कठिन है। दूसरे दिन अखिलेश के आते ही विमला यह भूल गई कि रात के समय क्या क्या बातें हुई। वह फिर अखिलेश से उसी प्रकार प्रेम से बातें करने लगी, किंतु कुछ ही क्षण बाद विनोद की मुखाकृति ने उसे रात की बातों की याद दिला दी। वह कुछ गंभीर हो गई। उसकी आंखें करुणा और विवशता से झलक आईं।
विमला की आंखों में करुणा का आविर्भाव होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह हृदय से दुखी थी। उस पर जो संदेह था वह निर्मूल था। वह जिस पीड़ा का अनुभव कर रही थी उसे वही समझ सकता है जिसका पवित्र संबंध कभी संदेह की दृष्टि से देखा गया हो। विमला प्रयत्न करने पर भी अपनी आंखों की करुणा न छुपा सकी। उसने एक दो बार अखिलेश की ओर देखा और थोड़ी बातचीत भी की, किंतु अपनी विवशता या कातरता प्रकट करने के लिए नहीं, किंतु यह प्रकट करने के लिए कि उसके इस व्यवहार और उदासीनता से अखिलेश यह न समझ बैठे कि उनका किसी प्रकार का अपमान हुआ है। विमला की दृष्टि और व्यवहार से विनोद का संदेह और बढ़ गया। वे विमला के प्रत्येक भाव भंगिमा को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, और जितना ही वे उस पर विचार करते उनका संदेह और गहरा होता चला जाता। यह अखिलेश ने भी देखा कि आज विमला और विनोद दोनों ही कुछ अस्वस्थ और अनमने से हैं, किंतु उनकी इस अस्वस्थता के कारण अखिलेश ही हो सकते हैं यह वह सोच भी न सके, क्योंकि विनोद और विमला दोनों के प्रति उनका पवित्र और प्रगाढ़ प्रेम था। उस स्नेह भाव को ध्यान में लाते हुए उदासी का कारण अपने आप को समझ लेना अखिलेश के लिए आसान न था, किंतु फिर भी विनोद और विमला दोनों के ही व्यवहार ने आज उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। वह न जाने किस विचारधारा में डूबे हुए अपने घर की ओर चले गए। जाते समय कुछ हिचक और कुछ संकोच के साथ विमला ने उनसे कहा, कभी कभी आया करना अखिल भैया। विनोद उठकर अखिल के साथ हो लिए। बातचीत करते करते विनोद अखिल के घर तक पहुंच गए। उन्होंने अखिलेश के साथ ही भोजन भी किया। दोनों का प्रेम सच्चा था। उनका स्नेह इतना निष्कपट था कि विनोद अपने इस संदेह को भी अखिल से न छिपा सके। उन्होंने अखिल से यहाँ तक कह दिया कि भाई अखिल, यदि तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो विमला से जरा कम मिला करो। मैं यह जानते हुए कि तुम मेरे हितैषी हो, मेरे बंधु हो, विमला चाहे एक बार मुझसे कोई बात छिपा भी जाए पर तुम न छिपा सकोगे। नहीं चाहता कि तुम विमला से अधिक मेल जोल रखो। अखिलेश, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे स्नेह के सामने विमला के हृदय में मेरे स्नेह का दूसरा स्थान हो जाता है। तुम्हारा मूल्य उसकी आंखों में मुझसे कहीं ज्यादा हो जाता है। अखिलेश ने ये बात सुनी और उसने हंसी के साथ कह दिया, ये बात तो सच है, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। फिर वह गंभीर होकर बोले, विनोद, तुम जैसा चाहो, मैं विमला से मिलने के लिए बहुत उत्सुक भी नहीं हूँ, और यदि तुम चाहो तो मैं ये स्थान भी बदल दूँ, कहीं और ही चला जाऊँ। अभी मुझे लौटे हुए दिन ही कितने हुए हैं। सर्विस दूसरी जगह भी तो की जा सकती है ना, तो मैं वहां चला जाऊंगा। विनोद घबराकर बोल उठे, नहीं अखिल, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। भाई, तुम 2 साल के बाद तो लौटे हो, फिर पिता की बदली यहाँ जो हो गई है, तो सौभाग्य से हम दोनों को फिर से साथ साथ रहने का अवसर मिला है। उसे मैं व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहता। यहाँ रहकर तुम क्या विमला से कम मिलना जुलना नहीं कर सकते? अरे भाई, तुम जो कहो सब कर सकता हूँ, पर 12 बज रहे हैं, सोने भी दो मुझे, अखिल ने हंसते हुए कहा। उसके बाद विनोद अपने घर की ओर चले गए और अखिल अपने बिस्तर पर चला गया। पूरा 1 महीना बीत गया। न अखिलेश आए और न विमला से उनकी कोई मुलाकात ही हुई। विमला इस बीच कई बार अपनी माँ के घर आ जा चुकी थी, किंतु अखिलेश वहां तब भी उसे नहीं मिला। वह हृदय से तो अखिलेश से मिलना चाहती थी, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। एक दिन वह माँ के घर जा रही थी। रास्ते में उसे अखिलेश कहीं जाते हुए दिखे। विमला का हृदय बड़ी जोर से धड़कने लगा। एक बार उसकी तबीयत हुई कि कार रुकवाकर अखिलेश से उनके इस प्रकार न आने का कारण पूछ ले, किंतु दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आ गया कि वह अखिलेश के न आने का कारण पूछ तो लेगी, किंतु तनिक सी बात का मूल्य उसे कितना अधिक चुकाना पड़ेगा। अपनी प्रसन्नता अप्रसन्नता की उसे इतनी परवाह नहीं थी। विनोद की शांति न जाने कितने समय के लिए भंग हो जाएगी। उनकी मानसिक वेदना का विचार आते ही उसने कार बढ़वा ली। रुकी नहीं, पर उस दिन अखिलेश को वह दिन भर भूल न सकी।
उसे वह दिन याद आ रहा था जिस दिन उसने 2 पैसे में अखिलेश को अपने भाई के रूप में बांध लिया था। इसी प्रकार कुछ और दिन बीत गए। राखी का त्योहार आ गया। विमला आज अपने भाई प्रेम को रोक ना सकी। वैसे वह चाहती तो माँ के घर जाकर वहाँ अपनी माँ के द्वारा अखिलेश को बुलवा सकती थी, किंतु विनोद से छुपाकर वह कुछ भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह विनोद के पास आकर कुछ संकोच के साथ बोली, आज राखी का त्योहार है, तुम मुझे अखिल भैया के घर ले चलना, मैं उन्हें राखी बांध आऊंगी। विनोद किसी पुस्तक को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहे थे। विमला की बात कदाचित बिना सुने ही उन्होंने सिर झुकाए ही झुकाए कह दिया, अच्छा। विमला को मुंह मांगा वरदान मिल गया। उसने आगे और कोई बातचीत न की। कौन जाने बातचीत के सिलसिले में कोई बहस ही छिड़ जाए और वह अखिलेश को राखी बांधने ना जा सके। आज विमला बहुत प्रसन्न थी। उसने कई तरह के पकवान जो अखिलेश को बड़े ही अच्छे लगते थे अपने हाथों से बनाए थे। तरह तरह के फल मंगवाए और शाम को राखी बांधने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगी। एक दासी द्वारा उसने अखिलेश के पास संदेश भिजवा दिया कि आज शाम को 6 बजे हम दोनों अखिल भैया से मिलने आएंगे। वे घर पर ही रहें, कहीं जाए नहीं। इस संदेश से अखिल को कुछ आश्चर्य न हुआ, क्योंकि उस दिन राखी का त्योहार था। विमला दिन भर बड़ी उमंग और उत्साह से संध्या की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु शाम को जब 6 बज गए और विनोद ने अपनी पुस्तकों पर से सिर नहीं उठाया तो वह धीरे से जाकर विनोद के पास बैठ गई। विनोद ने सब प्रेम दृष्टि से विमला की ओर देखकर कहा, कहो विन्नो रानी, आज कुछ खिलाओगी नहीं मुझे? विमला ने तुरंत अपने बनाए हुए कुछ पकवान प्लेट में रखकर ले आई और विनोद ने उन्हें खाया। विनोद को इतना प्रसन्न देखकर विमला का साहस थोड़ा बढ़ गया था। वो बोली, देखो 6 से 6:30 बज गए। अखिल भैया के घर कब चलोगे? विनोद की हंसी कुछ मिश्रित उदासीनता में परिवर्तित हो गई। दृष्टि का प्रेम भाव तिरस्कार में बदल गया। कुछ क्षण तक चुप रहकर वे रूखे स्वर में बोली, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना हो तो चली जाओ। विमला को जैसे काट सा मार गया। वो विनोद के इस भाव परिवर्तन को समझ न सकी। कुछ चिढ़कर बोली, तुम्हें सवेरे ही कह देना चाहिए था कि नहीं चलोगे, तो मैं खबर ही न भिजवाती। मैंने तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अखिल के यहाँ चलूंगा। तुमने खबर भिजवा दी है तो चली जाओ, मैं रोकता नहीं हूँ। हाँ, एक बार नहीं अनेक बार मैं तुम्हें यह प्रकट कर चुका हूँ कि अखिल से तुम्हारा मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं आता। फिर भी तुम जैसी उसके लिए व्याकुल सी रहती हो। यदि तुम्हें मेरी मानसिक वेदना का कुछ ख्याल नहीं है तो जाओ, मुझे क्यों अपने साथ घसीट रही हो? विमला सिहर उठी। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर बोली, अखिल भैया से ही क्या, तुम चाहो तो मैं अम्मा बाबूजी से भी ना मिलूं। दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि अब तक की कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आगे की कहानी आपको दूसरे भाग में मिलेगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।